दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमएलएसएस डेवलपमेंट प्रोसेस यानी कि मिक्स लिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप बायोलॉजिकल रिएक्शन टैंक में कैसे डेवलप करेंगे, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कमेंट बेस है। हमारे व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि सर एमएलएसएस को कैसे डेवलप किया जाए रिएक्शन टैंक में, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रोसीजर बताने वाले हैं जिससे आप एरेशन टैंक के एमएलएसएस को डेवलप कर पाएंगे। तो जिन भी दोस्तों को पूरी जानकारी चाहिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, अपने जो फ्रेंड सर्किल में आप इसको शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं एमएलएसएस डेवलपमेंट प्रोसीजर को। तो आइए समझते हैं कि बायोलॉजिकल रिएक्शन टैंक में एमएलएसएस को कैसे डेवलप किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन इस प्रोसीजर को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल रिएक्शन टैंक में बीओडी और सीओडी की रेशियो कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए। और रेशियो कम है तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है, और रेशियो ज्यादा है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, और कम है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो इसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम प्रोसीजर के ऊपर जाएंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनिए इसको। एज यू नो दैट द बीओडी सीओडी रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू डिग्रेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ वेस्ट वाटर। यानी कि बीओडी और सीओडी की जो रेशियो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसका भूमिका होती है वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इनको डिग्रेड करने के लिए। इट इज मस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन एरिएशन फीड। क्या इसकी जो रेशियो है एरिएशन फीड के अंदर क्या होती है, ये मेंटेन होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ फीड हैविंग लो रेशियो वी कैन मेंटेन इट बाय। अगर जब आपके जो फीड वाटर में बीओडी सीओडी की रेशियो क्या है, कम है, तो इसको आप इस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि जैगरी 1 kg जैगरी इज इक्वल टू 1 kg बीओडी और 1 kg मिथनॉल इज इक्वल टू 1 to 1.2 kg बीओडी। यानी कि 1 kg अगर आप जैगरी ऐड करते हैं, 1 kg गुड़ ऐड करते हैं तो 1 kg आप बीओडी ऐड कर देते हैं। वहीं अगर आप 1 kg मिथनॉल ऐड करते हैं तो 1 से लेकर 1.2 kg बीओडी ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही साथ सीओडी के बारे में देखा जाए तो इनको ऐड करने से 1.2 से लेकर 1.5 kg अप्रोक्सीमेट सीओडी भी आप ऐड कर देते हैं। अगर आपके सिस्टम में जो सीओडी ज्यादा है तो क्या होगा और कम है तो क्या होगा, देखिए इसको। इट इज एन इंडिकेट द टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट वाटर। इफ सीओडी इज हायर प्रोपोर्शन इट इज सो कॉम्प्लिकेट टू सर्वाइव द माइक्रोब्स। यानी कि ये क्या होती है, अगर आपके सिस्टम में सीओडी ज्यादा है, सीओडी ज्यादा है तो ये आपके जो सिस्टम में जो माइक्रोब है यानी कि माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है उसको सरवाइव नहीं करने देते हैं, उसको डेवलप नहीं होने देते हैं। तो रेशियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी अगर आप बायोमास को डेवलप करते हैं, मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स को डेवलप करते हैं, एक कल्चर आप डेवलप करते हैं, तो इस रेशियो को हमेशा आप ध्यान रखिए। तो रेशियो होनी कितनी चाहिए और कितनी कितनी होती है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में आप देख लीजिए। इफ बीओडी सीओडी रेशियो इज ग्रेटर देन 0.6 द वेस्ट वाटर इज फेयरली बायोडिग्रेडेबल एंड कैन इफेक्टिवली ट्रीटेड बायोलॉजिकली। यानी कि बीओडी सीओडी की जो रेशियो है अगर 0.6 से ज्यादा है तो वेस्ट वाटर को इजिली क्या है, बायोडिग्रेड किया जा सकता है। इसको इफेक्टिवली क्या करता है, बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट के द्वारा इनको रिमूव किया जा सकता है। इफ बीओडी सीओडी रेशियो इज 0.4 to 0.5 द वेस्ट वाटर बायोडिग्रेडेबल रेट विल एवरेज। यानी कि अगर यही रेशियो जो बीओडी सीओडी की रेशियो 0.4 से लेकर 0.5 तक होती है तो वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ये एवरेज ट्रीट होगा। जो रेशियो ज्यादा है, 0.6 से ज्यादा है, तो उसको इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है। वही और रेशियो बीओडी सीओडी होती है 0.4 से लेकर 0.5, तो इसको एवरेज ट्रीट किया जा सकता है। इफ बीओडी सीओडी रेशियो इज 0.2 to 0.4 the waste water will slowly biodegradable। यही रेशियो देखिए अगर कम हो जाती है 0.02 से 0.04 हो जाती है तो वेस्ट वाटर क्या है, डिग्रेड तो होगा लेकिन क्या होगा, स्लोली होगा। इफ बीओडी सीओडी रेशियो इज लेस देन 0.2 बायोडिग्रेडेशन विल नॉट प्रोसीड। यानी कि अगर बीओडी सीओडी की रेशियो लेस देन 0.2 है तो उसमें बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल ही नहीं है। देन इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रीट बायोलॉजिकली। इसको बायोलॉजिकली ट्रीट नहीं किया जा सकता है ड्यू टू द फैक्ट दैट वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी इनहिबिट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, इट्स टॉक्सिसिटी। यानी कि इस कारण होता है क्योंकि
जो इफ्लुएंट का जो नेचर है वो क्या टॉक्सिक नेचर का होता है। जब रेशियो क्या होती है लेस देन 0.2 होती है BOD/CO की, तो उस टाइम जो इफ्लुएंट की जो एक्टिविटी होती है या इसका जो नेचर होता है वो टॉक्सिक नेचर का होता है। और इस कारण क्या होती है इसमें जो माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होनी चाहिए यानी कि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इस वजह से इसको बायोडिग्रेडेबल यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस सिस्टम में देखते हैं कि एमएलएसएस नहीं डेवलप होता है तो उस समय आप देखिए कि उस सिस्टम में बीओडी और सीओडी की रेशियो कितनी है। तो इसके अनुसार अगर आप हमेशा ध्यान रखते हैं और रेशियो को मेंटेन करते हैं तो हमेशा आपको जो बायोमास डेवलप करने में यानी कि मिक्स लिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड एमएलएसएस को डेवलप करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो अब आप जानेंगे एमएलएसएस डेवलपमेंट प्रोसेस इन ईटीपी एरेशन टैंक। तो हम यहाँ पर केवल ईटीपी के लिए नहीं बता रहे हैं, अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जहां भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं और जहां भी आपको एमएलएसएस डेवलपमेंट करना, सबके लिए जो प्रोसेस होती है क्या सेम होती है, चाहे एटीपी, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी या किसी भी तरह का प्लांट हो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वहां सभी के लिए क्या होती है सेम होती है, या सीवेज प्लांट हो। तो इसमें हम जो बताने वाले हैं प्रोसीजर नंबर फर्स्ट है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो फर्स्ट है फिल द एरेशन टैंक 20% वाटर ऑफ टैंक कैपेसिटी विच इज टीडीएस नॉट हैविंग टीडीएस इज मोर देन 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। यानी कि फर्स्ट क्या करेंगे, जो आपके जो एरेशन टैंक का जो वॉल्यूम है उसका 20% वॉल्यूम क्या करेंगे उसमें वाटर फिल कर लेंगे। वो फ्रेश वाटर होना चाहिए और उसकी जो टीडीएस है 200 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फ्रेश वाटर है तो आपका पीएच भी न्यूट्रल होना चाहिए। डंप फ्रेश काउ डंग एट 10% ऑफ वेट ऑफ द वाटर इन द टैंक। यानी कि उस टैंक के अंदर फिर क्या करेंगे फ्रेश काउ डंग को ऐड करेंगे। यानी कि ऐसा जो काउ डंग जो फ्रेश हो उसके अंदर कोई भी ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा है तो उसको आप पहले फिल्टर करके ही यानी कि पहले उसको क्लीन करके ही फिर उसको आप ऐड करेंगे। और जितना भी आपको वाटर है उसका 10% बाय वेट उसमें हम काउ डंग को ऐड करते हैं। स्टार्ट एरेशन कंटिन्यूइंग टैंक एंड मेंटेन DO 1.5 to 2 मिलीग्राम प्रति लीटर। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि 1.5 से 2 मिलीग्राम प्रति लीटर उसमें डीओ मेंटेन करते हैं, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं। तो डीओ हमेशा चेक करते रहेंगे कि इसका जो डीओ लेवल है वो डाउन ना जाए, और 1.5 से 2 मिलीग्राम प्रति लीटर मेंटेन होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए एट 10 kg बायोकल्चर आफ्टर 48 आवर एक्टिवेशन फॉर फास्ट ग्रोइंग माइक्रोब्स। यानी कि अगर आपको और फास्ट इसको ग्रो कराना है तो क्या करेंगे, अगर आपके पास एक्टिवेटेड कल्चर है तो आप 10 kg एक्टिवेटेड कल्चर क्या करेंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास जो कल्चर है वो एक्टिवेटेड नहीं है तो उसको पहले आप क्या करेंगे, वो ऐसा करेंगे उसको सोल्यूशन बनाकर उसको 48 आवर के लिए उसको आप रख देंगे एक्टिवेशन के लिए, फिर उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होती है आपकी जो माइक्रोवेल एक्टिविटी है वो थोड़ा फास्ट हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है मेंटेन पीएच ऑफ द एरेशन टैंक 6.7 to 8.5। तो आप क्या करेंगे उसके बाद एरेशन टैंक का पीएच है वो डाउन नहीं जाना चाहिए, 6.7 से लेके 8.5 तक पीएच होना चाहिए, और सबसे बेस्ट है कि 7 से लेके 7.5 तक रहे तो सबसे अच्छा है। फिर इसके बाद देखिए 6th स्टेप है स्टॉप द एरेशन आफ्टर 7 to 10 days एंड अलाउ सेटलिंग इन एरेशन टैंक इटसेल्फ फॉर 3 आवर। उसके बाद क्या करेंगे आप ऐसा 7 से 10 दिन और हो जाता है, जिसके बाद क्या करेंगे आप एरेशन टैंक में एरेशन को बंद करेंगे, यानी कि एयर देना बंद कर देंगे। इसको आप सेटल होने देंगे तो लगभग 3 घंटे के बाद इसको, और जब सेटल हो जाती है फिर उसके बाद का प्रोसीजर देखिए 7th नंबर है साइफन आउट द टॉप सुपरनेटेंट फॉर 10% ऑफ वॉल्यूम। यानी कि जितना आपने जो सेटल होने दिया 3 घंटा सेटल होने के बाद जो वाटर होगा वो टॉप में आ जाएगा क्लियर वाटर, बाकी जो मास होगा नीचे सेटल हो जाती है। तो इसमें आप जितना भी जो आपका वॉल्यूम है ठीक है उसका 10% वॉल्यूम आप क्या करेंगे जो सुपरनेटेंट है उसको आप वहां से रिमूव कर लेंगे, यानी कि उसको साइफन के द्वारा या पंप के द्वारा जैसे भी आपको रिमूव करना है 10% उसमें वॉल्यूम आप कम कर लेंगे। इसका 8th नंबर है एड 5% ऑफ वॉल्यूम इफ्लुएंट मिक्स रॉ वाटर एंड 5% काउ डंग ऑफ वॉल्यूम। यानी कि इसके बाद क्या करेंगे 5% आप क्या करेंगे उसका जैसे पूरे वॉल्यूम का जो 5% जो इफ्लुएंट मिक्स क्या होगा आपका रॉ वाटर उसके ऐड कर देंगे, और 5% उसके अंदर क्या करेंगे पूरे वॉल्यूम का काउ डंग फिर से उसके अंदर ऐड करेंगे। ऐसा जो प्रोसेस है आपको लगभग 2 से 8 बार और 5 से 6 साइकिल ये पूरी रिपीट होनी चाहिए। जो स्टेप है 2 से 8 बार और जो पूरी साइकिल है ये 5 से 6 बार ये साइकिल पूरी चलनी चाहिए। एड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज इन अटैचमेंट द काउ डंग इफ्लुएंट मिक्स इज एडेड। यानी कि आप जो काउ डंग या इफ्लुएंट जो ऐड करते हैं इससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होती है सिस्टम के अंदर ऐड होती रहती है। 11th है
एट दिस स्टेज वेरीफाई द रॉ इफ्लुएंट सीओडी एंड सेटल सुपरनेटेंट सीओडी, यानी कि इसी स्टेज पे आप जाके क्या करेंगे, जो आप जो इनफ्लुएंट को जो फीड कर रहे हैं उसकी सीओडी आपको पता होना चाहिए, और जो सुपरनेटेंट यानी कि एरेशन बंद करने के बाद जो सुपरनेटेंट है, जो क्लियर वाटर है, उसकी सीओडी आपको पता होना चाहिए। 12 कैन एड एक्स्ट्रा कार्बन सोर्स फॉर फूड थ्रू जैगरी एंड एसटीपी इफ्लुएंट, यानी कि अगर आपके जो पूरे सिस्टम में बीओडी और सीओडी की रेशियो नहीं मेंटेन होती है, जैसे कि आपने सीओडी चेक किया नहीं मेंटेन होती है, तो आप एक्स्ट्रा कार्बन सोर्स के लिए आप एसटीपी इफ्लुएंट भी डाल सकते हैं, जैगरी डाल सकते हैं या मेथनॉल डाल सकते हैं, जैसा कि आपको पहले मैंने बता दिया था, इसलिए कि रेशियो कितनी होनी चाहिए। 13 पॉइंट है, इट टेक्स अबाउट 3 मंथ टू एस्टेब्लिश द कल्चर लाइक दिस मेथड्स, यानी कि इस और मेथड से अगर आप बायोमास डेवलप करते हैं, यानी कि मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स को आप डेवलप करते हैं आप अपने इरिगेशन टैंक में, तो इसमें लगभग 3 महीने लग जाते हैं पूरे सिस्टम को एस्टेब्लिश होने में या कल्चर को डेवलप होने में। In this method is the bacteria are allowed to go through a mutation process and also grow by retaining its genetic memory in its DNA, यानी कि इस जो प्रोसेस में जो बैक्टीरिया क्या करती है, ग्रो करती है, ये म्यूटेशन प्रोसेस के द्वारा ग्रो करती है, और इसकी जो डीएनए होती है यानी कि जो जेनेटिक जो मेमोरी होती है, इसके द्वारा ये क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप कर जाती है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोसीजर, इसके द्वारा आप एमएलएसएस को इरिगेशन टैंक में डेवलप कर पाएंगे। प्रोसीजर नंबर 2 के बारे में, तो इसको आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। एड 5 to 10% वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन टैंक based in activated sludge having seed culture microbes from settling tank of existing similar plant from similar industry located anywhere nearby the aeration tank of your plants, so that microbiology develops in your aeration tank. Adjust pH of aeration tank. If you can get domestic waste activated sludge from a working plant, it will also work. Now put the aeration tank to operation in continuous modes by feeding continuously with wastewater with sludge recirculation as per design recirculation rate, but without any sludge wasting till the biomass concentration reach to design MLSS. During this phase, collect an analysis MLSS sample at every 24-hour interval. Once the design MLSS concentration is achieved, start sludge wasting as per design. तो दोस्तों ये जो सेकेंड प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में क्या होता है कि अगर आपका एरेशन टैंक रनिंग कंडीशन में है और उसमें एमएलएसएस का कंसंट्रेशन कम है और आपको उसमें कंसंट्रेशन को बढ़ाना है और आप सिस्टम को भी शट डाउन नहीं कर सकते, यानी कि रनिंग कंडीशन में ही आपको एमएलएसएस को डेवलप करना, उस कंडीशन के लिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो एरेशन टैंक का वॉल्यूम है उसका 5 से 10% जो वॉल्यूम है वो उसमें आप एक्टिवेटेड स्लज को ऐड करना होता है। एक्टिवेटेड स्लज कहाँ से मिलेगा, अगर आपके नियर बाय कोई ऐसी फैसिलिटी है या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आपको जो एक्टिवेटेड जो स्लज है मिल सके, तो उसको आप लाके इसके अंदर सिस्टम के अंदर ऐड कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो नियर अबाउट है, तो आपके यहाँ अगर जो क्या है एसटीपी प्लांट है उसमें अगर एक्टिवेटेड स्लज है तो उसको भी आप लाके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम 5 से 10% ही रहेगा एरेशन टैंक का। इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपके जो एरेशन टैंक का पीएच डिस्टर्ब ना हो, तो इसको आप पीएच को मेंटेन करके रखेंगे। कितना रखेंगे, 6.7 से लेके 8.5 तक, और सबसे बेस्ट होता है 7 to 7.5 तक। इस पूरे प्रोसीजर में क्या होगा, आपका जो एरेशन टैंक है वो कंटिन्यू रनिंग मोड में होना चाहिए, और इसमें जो इसका जो रिसर्कुलेशन होता है स्लज का वो भी एज पर डिजाइन रिसर्कुलेट होना चाहिए। इसमें आपको स्लज वेस्ट नहीं करना, तब तक नहीं वेस्ट करना है जब तक आपका जितना जो डिजाइन जो क्राइटेरिया है उतना जब तक एमएलएसएस नहीं अचीव हो जाता है। और इसमें क्या होती है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता ही रहेगा, और इसके साथ साथ आप हर 24 आवर पे यानी कि हर 24 घंटे में क्या करेंगे, आप एमएलएसएस का सैंपल लेंगे और इसको चेक करेंगे। जब आपके एमएलएसएस जो है वो आपके डिजाइन क्राइटेरिया को अचीव कर लेती है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने डिजाइन रेशियो के अकॉर्डिंग आप स्लज को वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था अपना सेकंड प्रोसीजर। अब बात करते हैं प्रोसीजर नंबर 3 की। तो प्रोसीजर नंबर 3 में देखिए 9 स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग आपका एमएलएसएस क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो पहले क्या होते हैं, काउ डंग इज द स्टार्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमएलएसएस इन एरेशन टैंक, यानी कि जो काउ डंग क्या है, यही एमएलएसएस डेवलपमेंट करने का क्या है, एक स्टार्टर है। सेकेंड है टेक फ्रेश काउ डंग, क्या करेंगे आप, फ्रेश काउ डंग क्या करेंगे, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है रिमूव ग्रेसेस एंड आर एनी अदर ऑर्गेन मटेरियल, यानी कि काउ डंग के अंदर कुछ ऐसे इम्प्योरिटी यानी कि उसके अंदर प्लास्टिक है, कुछ और कूड़े कबाड़े हैं, इनको पहले क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे। प्रिपेयर स्लरी इन द सेपरेट टैंक, और एक सेपरेट टैंक में क्या करेंगे, जो आपका जो काउ डंग है इसका क्या करेंगे, स्लरी बनाएंगे, इसका एक सोल्यूशन बना लेंगे, यानी कि उसको घोल लेंगे अच्छी तरह से फ्रेश वाटर के अंदर।
5th स्टेप है ऐड काउ डंग इनटू एरेशन टैंक फिल्ड विद इफ्लुएंट, यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, जो एरेशन टैंक है उसकी जिसके अंदर इफ्लुएंट है उसके अंदर क्या करेंगे, आप काउ डंग की जो स्लरी है उसको ऐड कर देंगे। 6th स्टेप है क्वांटिटी ऑफ काउ डंग इज अराउंड 3 to 4 kg पर मीटर क्यूब एज सच बेसिक, यानी कि आपको कितना ऐड करना है कि आपका जो एरेशन टैंक में जितना वॉल्यूम है उसके रेशियो में देखा जाए तो 1 मीटर क्यूब के पीछे 3 से 4 kg जो है फ्रेश काउ डंग उसमें ऐड होना चाहिए। 7th कीप द एरेशन फॉर 24 आवर, और इसमें जो एरेशन है उसके बाद 24 आवर आप चलने देंगे। 8th पॉइंट है ऐड यूरिया एंड डीएपी टू सपोर्ट एंड ग्रोथ, यानी कि यूरिया और डीएपी को आप न्यूट्रिएंट के रूप में क्या करेंगे इसमें और ऐड कर देंगे। वो रेशियो भी और आपको नहीं पता है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं कि कितना कितना ऐड करना होता है और कैसे ऐड करना होता है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको आप ऐड कर देंगे, जिससे क्या होती है जो माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है और फास्ट हो जाती है और एक तरह से ये सप्लीमेंट का काम करती है। 9 स्लोली टेक इफ्लुएंट इनटू एरेशन टैंक आफ्टर 4 to 5 days, और इसके बाद क्या करेंगे, ये प्रोसीजर होने के बाद 4 से 5 दिन बाद आप धीरे धीरे इसके अंदर इफ्लुएंट को आप फीड करना चालू कर देंगे। तो इस प्रोसेस से भी आपके एरेशन टैंक में एमएलएसएस का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने जाना कि बायोलॉजिकल एरेशन टैंक में एमएलएसएस को कैसे डेवलप किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो हमने प्रोसीजर नंबर 1 के बारे में बताया था, हमने प्रोसीजर नंबर 2 और प्रोसीजर नंबर 3 के बारे में बताया। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।